नमस्कार साथियों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वही जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, संविधान और राज व्यवस्था डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा ये दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। हमने बात की थी पहले कि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, जैसे ही टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो संविधान सभा हमने पढ़ी थी उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ वही सेम आपको चीज़ याद रखनी है कि प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, वो आपको समझना है। पूरी जो संविधान सभा है उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको समझना है। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रश्न एज इट इज एग्जाम में आ जाए, लेकिन एक प्रश्न पूछने का तरीका, क्वेश्चन की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है प्रश्न का, ये चीजें हमारे इसके माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो लगभग 15-20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि सवाल किस तरीके के फ्रेम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, कौन सी निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यहाँ ये नहीं कहा पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ या किस अधिनियम के द्वारा, किस प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। आपसे सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा प्रयास था जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जो संविधान सभा है वो निर्वाचित होगी। साइमन कमीशन, ये आप लोगों को पता है 1927 में इसका गठन हुआ था और ये 1928 में भारत आया था। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। क्रिप्स मिशन के अंदर ऐसा प्रावधान था। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और फिर 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, इसके अंदर ये प्रस्ताव दिया गया था कि भारतीय जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश जो नीतियां हैं उनका वो सहयोग करें और भारतीयों के लिए एक क्या बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, जो कि क्या होगी, निर्वाचित होगी। यानी कि एक निर्वाचित जो संविधान सभा है उसका प्रस्ताव किसमें किया गया था, क्रिप्स मिशन में किया गया था। जबकि जो कैबिनेट मिशन है इसके तहत तो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ए आंसर नहीं है, बी नहीं है और डी भी नहीं है। आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, इसके बाद इसके आगे वाली बात जिसमें हमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब यहां ये प्रस्ताव पूछा जा रहा है कि भारतीय जो संविधान सभा उसका गठन किससे हुआ। अभी हमने डिस्कस किया भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं आएगा, क्रिप्स मिशन नहीं आएगा क्योंकि उससे गठन नहीं हुआ। क्रिप्स मिशन के अंदर केवल प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा नहीं बनी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसके तहत ही संविधान सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था। हमने संविधान सभा में इस पर बात की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये नहीं था, संविधान सभा इससे पहले ही गठित हो चुकी थी। तो आंसर क्या आएगा, सी। यानी अगर ये पूछा जाए कि पहली बार प्रस्ताव किसमें रखा तो क्रिप्स मिशन आएगा और संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ तो कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी उस संविधान सभा में जो प्रतिनिधि आने वाले थे उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार पर, किस आधार पर सुनिश्चित किया गया। और जब जनसंख्या को आधार बनाया गया तो प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए कितनी जनसंख्या तय की गई। तो इसका जो आंसर है वो है 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर क्या प्रावधान किया गया था, एक प्रतिनिधि का। यानी ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रति 10 लाख व्यक्ति पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में क्या जाएगा, एक व्यक्ति शामिल किया जाएगा।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 12 लाख ये आंसर नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या आएगा 10 लाख। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो व्यवस्थित तरीके से ये काम किया था किसने? एम एन रॉय ने किया था, और इन्होंने भी कब किया? 1934 में। लेकिन यह व्यक्ति की बात ना होकर राजनीतिक दलों की या संगठनों की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा स्वराज पार्टी। 1934 में जो स्वराज दल था, उस स्वराज दल ने कांग्रेस से भी पहले, स्वराज दल एक प्रकार से कांग्रेस का ही अंग था, तो इस स्वराज दल ने कांग्रेस से भी पहले ये मांग की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? स्वराज पार्टी। अगर व्यक्ति पूछे तो एम एन रॉय, और अगर संगठन या किसी राजनीतिक दल का पूछा जाता है तो आंसर स्वराज दल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे? सत्य नहीं है। सबसे पहले आपको इस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है कि आपसे सत्य नहीं है पूछा गया है, या कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने सत्य है लगा दिया तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। सत्य नहीं है पूछा गया है, वह पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं, ये जो है गलत है। जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हम लोगों ने बात की थी कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने भागीदारी नहीं की थी। राज्यों की जो विधान सभाएं थी उन्होंने अपने राज्यों से संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुनकर भेजा था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी, ये भी गलत है। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित नहीं थी। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यानी जो लोग हैं वो सीधे वोट करें और अपने प्रतिनिधियों को चुन ले, जबकि ऐसा नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभाओं ने चुना था। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसमें अलग अलग दलों का, अलग अलग राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। हम इसको पढ़ चुके, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। अब देखिए, जो इसमें से आपको परफेक्ट पता हो वो अगर पॉइंट आप निकालेंगे तो भी आंसर के करीब आप जा सकते हैं। जैसे अनेक समितियों के माध्यम से काम किया, ये सबको पता है। मैक्सिमम लोग जो थोड़ा बहुत भी संविधान जानते हैं, थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ना आरंभ किया है, वो जानते हैं। जैसे प्रारूप समिति बनी, संघ संविधान समिति बनी, मौलिक अधिकार समिति बनी। ठीक है, तो ये जितनी भी समितियां थी ये सब संविधान सभा में थी। तो चौथा स्टेटमेंट डी में आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट सी में भी आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपको बाकी स्टेटमेंट नहीं पता है तो या तो 1 और 2 हो सकता है, या 2 और 3 हो सकता है। हमें पता है वह बहुदलीय निकाय थी, तो बी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यानी यहां रोंग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है संविधान सभा के बारे में। ठीक है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये स्टेटमेंट सही है। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के या प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही एक कारण है कि उन्हें संविधान निर्माता माना जाता है। भारत के संविधान को बनाने का पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? जनरली आप लोग पढ़ते हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति। यानी उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि संविधान ऐसा होगा, उसमें इन चीजों को हम शामिल करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हमने बात की थी जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे कि उसका जब गठन किया गया तो सिख, मुस्लिम और सामान्य जनता इस तरीके से विभाजित किया गया, और इन सभी लोगों के प्रतिनिधित्व का उसमें ध्यान रखा गया। तो ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ये गलत है। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में ही हमने बात की थी कि जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु तय कर दी जाए
और उस आयु से ऊपर के सभी लोग बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय के भेदभाव के मत दे। तो उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये इसमें नहीं था। ठीक है, तो सी हमारा आंसर बन सकता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। यानी जो 1935 के अधिनियम में जो चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए थे केंद्र और प्रांतों में, उसी के आधार पर चुनाव हुए थे। और जो प्रांत की विधानसभाएं बनी थी, उन प्रांतों की विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? सी। यानी सी वाला जो है वो गलत है, क्योंकि हमसे क्या पूछा? गलत कथन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, प्रारूप को तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। यह भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ये सही है। भारतीय आएगा इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नहीं चुना था, विधानसभाओं ने चुना था। तो इसका आंसर आएगा सी। यानी जो प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर संविधान सभा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ये गलत। हम बात कर चुके हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी व्यवस्था थी ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नामित नहीं किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकारें रही थी प्रांतों में। उन प्रांतों की जो सरकारें थी, वहां जो विधानसभाएं थी, उन विधानसभाओं ने इनको चुना था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, स्थायी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है जब संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हुई तो उसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और चुना नहीं गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत हुए। एक प्रकार से जो प्रोटेम स्पीकर की जो परंपरा है हमारे यहाँ, उसी प्रकार से संविधान सभा में भी वो चूंकि वरिष्ठतम सदस्य थे तो उनको अध्यक्षता दे दी गई। लेकिन उसके बाद में चुनाव हुआ और चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। इसका आंसर है, ये फैक्ट है, आपको रखना है, 9 दिसंबर 1946। जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हो गया था, यानी जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भी हम लोगों ने बात की थी कि जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या आएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपसे अब क्या पूछा जा रहा है? सही कथन कौन सा है? पहला स्टेटमेंट है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उससे एक संविधान की आउटलाइन तैयार हुई और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका के अंदर ही भारत को गणराज्य, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोगों के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति पर बल देना जैसी चीजों को अपनाया गया था। और आगे चलकर इसी उद्देशिका को कुछ परिवर्तित किया गया
और इसको एक व्यवस्थित शब्दावली में डाला गया और फिर इसी से प्रस्तावना बना। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा आदेशित है। इस तरीके से प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को, फिर पूरी प्रस्तावना और लास्ट में जो संविधान सभा है उसके द्वारा ना करके हम भारत के लोगों के द्वारा इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया जाता है। यानी कि सब कुछ किसने किया? भारत के लोगों ने। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। राज्य का मुखिया कौन है? यानी भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है। एक बात आप समझना कि जब पॉलिटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य शब्द का प्रयोग होता है, राज्य या स्टेट, तो इस राज्य का मतलब प्रोविंस यानी प्रांत नहीं होता। इस राज्य का मतलब एक देश की बात हो रही है, पूरी देश की शासन व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसका जो मुखिया है हमारे देश में कौन है? राष्ट्रपति। क्या उसे लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं करते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब जिसमें 4 आ रहे हैं वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते हैं, अधिकांश लोग। बी में 4 आ रहा है, आंसर नहीं बनेगा। डी में लिखा है सभी चारों, इसका मतलब इसमें भी चौथा स्टेटमेंट है, आंसर नहीं बनेगा। 2, 3, 4, इसमें भी 4 है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो अब आंसर क्या बचा है? ए, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है और चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ रखना है इस टाइप के कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें से ऐसा एक पेड़ चुना जाए जिसके बारे में आप समझ रखते हैं, ठीक है। पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, जो प्रारूप समिति के, जो इनमें से कौन से सदस्य थे? जो कांग्रेसी थे। और पहली बात तो सदस्य थे, एच.सी. मुखर्जी सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति में, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वी.टी. कृष्णामाचारी नहीं थे। तो आंसर क्या है? 3, ठीक है। यानी कि इसका 3 आएगा। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ये हमें से मैक्सिमम लोगों को पता है, वी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यानी आंसर आएगा 4, 3, 1, 2। बी हमारा आंसर है। तो इसमें आपको मेल करना होता है। अगर एक स्टेटमेंट पता है, जैसे आपको जवाहरलाल नेहरू का पता था, तो डी में 2 किस में आ रहा है? तो डी में 2 देखिए, केवल इसी में आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है। तो ये बी वाला कहीं ना कहीं आंसर के करीब आप पहुंच सकते हैं अगर एक स्टेटमेंट पता है तो। यहाँ तो केवल एक से ही आंसर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये होता कि डी में 2 या ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो फिर दिक्कत होती, लेकिन एक ही में आ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, ये गलत है। आपको तो यही निकाल लेना है कि जिसमें 2 आ रहा है वो मेरा आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। और इसने पूछा कौन सा सही है, तो इसके जो क्या है 21 तिलियां हैं। 21 तिलियां नहीं है, इसमें कितनी 24 तिलियां या आरिया अपनाई गई है, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, नहीं, ये भी गलत है। जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। कितना है? यानी लंबाई जो होगी वो 3 और चौड़ाई होगी वो 2, यानी 3:2 आपका आंसर आना चाहिए, जबकि इसमें 3:4 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। इसका जो स्टेटमेंट सही है वो है केवल एक, यानी जो फ्लैग से रिलेटेड जो फैक्ट है उसमें ये पहला है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत का संविधान किस विधि को अपनाया गया? अपनाने की बात हो रही है, लागू होने की नहीं, दोनों में अंतर है। जब संविधान सभा ने संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया तो वो अपनाने वाली बात थी, ठीक है। जबकि अगर उसे लागू करने की बात है तो वो तिथि एक अलग होगी, यानी वो किस दिन से प्रभावी हुआ वो डेट अलग है। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया था। देखिए इसी से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ठीक है, 26 नवंबर 19, इससे पहले वाले में जो जनवरी वो गलत होगा, 26 नवंबर सही है। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका आंसर है संविधान सभा के द्वारा। थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, एक, हाँ सही, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित संविधान मतलब यानी लोगों ने इसको क्या किया है? अपनाया है। ठीक है, अगर इसमें ए और आर दोनों सत्य आपको मानना है और ए का स्पष्टीकरण आर को सही मानना है, तो वो तब होगा जब ऐसा आए कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आर में होता क्योंकि इसमें उन मूलभूत उद्देश्यों को, जैसे जिसमें लोगों को समानता का अधिकार, भारत एक गणतंत्र होगा, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा, ऐसी चीजें अगर दी जाती तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पर यहाँ दोनों चीजें अलग अलग है, सही है दोनों पर अलग अलग है, इसलिए आंसर आएगा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसमें जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनका ये विचार था कि आरंभ के 15 वर्षों में हमें वयस्क मताधिकार नहीं अपनाना चाहिए, यानी हमें चुनाव के लिए नहीं जाना चाहिए, एक व्यवस्थित यानी सीमित मताधिकार की व्यवस्था को अपना लेना चाहिए। ये विचार मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन का विचार था। ये पॉलिटिकल साइंस का है। जनरली ऐसा जनरल स्टडी में, पॉलिटी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए संविधान सभा पर आधारित। हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो ये है कि संविधान सभा से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं उसकी थोड़ी सी आप समझ विकसित करें, और प्रश्न को हल करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप करिए, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो जो है वो बेनिफिशियल है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।